स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो नौवां चैप्टर था उसका अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दर्पण सूत्र, जिसको मिरर फॉर्मूला भी हम कहते हैं। तो दर्पण सूत्र अपने दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपन संबंध निकालेंगे। उस संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं, और ये संबंध है वो किस किस के बीच में होता है। तो अपन देखते हैं दर्पण सूत्र। अब चाहे वो समतल दर्पण हो या गोले दर्पण हो, उसके लिए अपन दर्पण सूत्र हम ज्ञात करते हैं। चूँकि गोले दर्पण दो तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हम गोले दर्पण से संबंधित दर्पण सूत्र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, गोले दर्पण में ध्रुव ध्रुव जो इसका मूल बिंदु होता है, ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब का मतलब हो गया वस्तु, बिंब का मतलब क्या हो गया वस्तु। तो ध्रुव से अपन बिंब की दूरी ले लें, उसको अपन यू से प्रेजेंट करेंगे। तो ध्रुव से बिंब की दूरी यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ पर प्रतिबिंब बना उसकी दूरी वी, और ध्रुव से फोकस की दूरी, जिसको अपन स्मॉल एफ कहते हैं, इनके तीनों के बीच में, अर्थात यू वी और स्मॉल एफ, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से फोकस की दूरी, जहाँ पर प्रकाश किरणें मिली है उस दूरी के या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूरी के मध्य एक समीकरण द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो जैसे एक अपना जो दर्पण सूत्र है वो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको याद रखिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस दोनों ही इसको अपन जोड़ते हैं तो ये फोकस के बराबर होता है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। चूँकि गोले दर्पण दो तरह के होते हैं। अवतल दर्पण के लिए देखो, अवतल दर्पण होता है तो उसमें अवतल दर्पण इस तरह से होता है कि उसमें अपन बाहरी ऊपरी सतह पर पॉलिश कर देते हैं। तो जैसे ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, ये इसका ध्रुव हो गया, इसका पी, ये इसका एफ मुख्य फोकस हो गया, ये इसका वक्रता के अंदर सी हो गया। तो हम हमेशा वस्तु को रखते हैं बाईं तरफ। तो देखो, जब ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ली जाती है तो वो सब ऋणात्मक ली जाती है, और ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियों को कैसे लेते हैं अपन, धनात्मक। ये हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि इस ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है। तो ये दाईं ओर की धनात्मक होती है। अब चूँकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो इस ध्रुव से ये जो दूरी है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस ध्रुव के बीच की दूरी है, ये कहलाती है बिंब दूरी, जिसको अपन यू से प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये अवतल दर्पण, तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब मान लीजिए इसके अंदर जो वास्तविक प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना। अब इस प्रतिबिंब की इस ध्रुव से बीच की दूरी, इस दूरी को अपन कहेंगे प्रतिबिंब दूरी v, और जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिली उस दूरी को अपन, ध्रुव से उस दूरी को अपन कहते हैं फोकस दूरी। तो यह फोकस जो होता है, उस फोकस के बीच की दूरी, जो ये फोकस होता है एफ, ये है इसकी, मतलब एक तो हो गया बिंब की दूरी और एक प्रतिबिंब की दूरी, एक जो फोकस है इसका एफ है उसके बीच की दूरी। तो ये दूरी अपन नोट कर लेंगे, तो ये स्मॉल एफ होती है। तो ये अपन इस तरह से इनको देख लेते हैं। तो इसका एक सूत्र बनता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो क्या आता है, u हमेशा ऋणात्मक आएगी, v भी ऋणात्मक आएगी, और फोकस दूरी भी तीनों ही ऋणात्मक आती है अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। लेकिन जैसे उत्तल दर्पण का आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनता है, या कोई आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तब u तो ऋणात्मक आती है, v को अपन धनात्मक लेते हैं, और फोकस दूरी को भी धनात्मक लेते हैं। क्योंकि अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में इस तरह से होता है कि इधर हमने वस्तु रख दी, तो ये दूरी तो इस ध्रुव से ये दूरी तो आ गई धन आपके ऋणात्मक में, तो बिंब दूरी तो आ गई ऋणात्मक में। अब प्रतिबिंब इधर तो बनेगा नहीं, ये दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। देखो, तो ये जो दूरी आएगी ये आएगी धनात्मक, और जो इसका फोकस होगा वो भी धनात्मक ही होगा। तो फोकस दूरी और जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो धनात्मक आती है उत्तल दर्पण के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, और जो बिंब दूरी आती है वो ऋणात्मक आती है। तो आपको ये चिन्ह ज़रूर ध्यान रखने हैं। चिन्ह जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है कि अपन जो ध्रुव होता है उस ध्रुव के दाएं तरफ तो पॉजिटिव लेते हैं, बाएं तरफ उसके नेगेटिव लेते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव दूरियां लेते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभार इसमें एक गणितीय प्रश्न आता है अपनी परीक्षा में, तो उसको इन चिन्हों को देखते हुए ये चिन्ह जरूर ध्यान रखने हैं आपको, और ये सूत्र ध्यान रखना है कि दर्पण का सूत्र है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसके आगे एक लेंस का सूत्र और आएगा, जिसके अंदर वहाँ पर ये बीच में
ऋण का चिन्ह होगा, ऋण जो माइनस चिन्ह होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो दर्पण में प्लस का चिन्ह होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब जैसे एक प्रश्न आ गया आपके, जैसे एक बोर्ड के अंदर एक प्रश्न आया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि एक बिंब 20 सेमी पर रखा जाता है। तो जैसे अपन एक इसका चित्र बना के करते हैं, एक ये है अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष ले लेते हैं। तो इसके बता रहा है इसकी फोकस दूरी जो f होती है, ये f है, इसके जो बीच की दूरी है ये स्मॉल f, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पर 30 सेमी। और इसकी बिंब जो दे रखा है वो बिंब यहाँ पर पड़ा हुआ, तो इस जो बिंब की दूरी है, ये जो बिंब की दूरी है इस ध्रुव से ये बिंब की दूरी है आपकी 20 सेमी। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका मतलब बिंब यहाँ पर नहीं है, ये बिंब इसके पास है, मतलब इस तरह से होगा ये, क्योंकि बिंब की दूरी कम है। तो यहाँ पर ये एफ हो गया फोकस, ये तो है यहाँ पर कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर एक बिंब रखा हुआ है, इस बिंब की दूरी है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। अब दोनों ही इस ध्रुव के बाईं तरफ है, तो दोनों को हम किस चिन्ह से लेंगे, ऋण चिन्ह से लेंगे, कि दोनों को बाईं तरफ है। तो यहाँ पर हम ये क्या लेंगे कि कौन कौन दिए, स्मॉल एफ दिया हुआ है, तो वो उसका मान 30 है, तो इसको अपन ऋण चिन्ह में लेंगे। इसके अलावा जो बिंब दूरी दे रखी है, यानी क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो ये इसका मान 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसका माइनस में लेंगे, क्योंकि ध्रुव से दोनों दूरियां अपने बाईं तरफ है, इसलिए दोनों दूरियों को माइनस में लेना है। अब आपको सूत्र लगा देना है, इसके अंदर क्या सूत्र लगाना है, तो सूत्र अभी हमने देखा था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर अपने प्रतिबिंब की स्थिति और उसका स्वरूप ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कैसा आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, और स्थिति कैसी है यानी कितनी दूरी पर है वो, तो हमें ज्ञात करना है v बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से v अगर देखेंगे तो इसका सूत्र बना लेते हैं अपन, देखो कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/u, ये सूत्र बन गया अब अपने पास। 1/v बराबर 1/f तो है ही इस बराबर के चिन्ह, और जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब अपन मान रख देंगे, मान रखने पर हमें दो मान दिए हुए हैं तो मान रख देंगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f का मान कितना है 30 है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह सूत्र में है ही, और 1/u का मान, u का मान -20 दे रखा है, तो ये -20 और हो गया, तो ये यहाँ पर अपन कोष्टक में लिख देते हैं। तो अब इसका हो गया कि -1/30, और ये माइनस और ये माइनस अब ये हो जाते हैं प्लस के, तो यहाँ पर हो जाता है 1/20, ये हो गया। तो 1/v बराबर -1/30 प्लस 1/20, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस करना आपको, ये चिन्ह ज़रूर ध्यान रखना है। अभी इसको आगे हल कर लेते हैं, देखो तो यहाँ से इसके लघुत्तम आ जाते हैं, आप 30 के और 20 के लघुत्तम लेते हो, तो इसको जैसे अपन छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 15, 10, फिर इसका हम 3 से करेंगे तो 5, 2 और 10, और फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और इस तरह से आ गया 5 दूनी 10, तो ये 60 इसके लघुत्तम आ गए। तो जैसे अपने इसके लघुत्तम हमने ले लिए 60 आ गए, तो अब इसको अपन हल करते हैं, तो यहाँ पर तो आता है -2 प्लस 20 × 60, तो यहाँ पर प्लस के आते हैं 3, तो इसको टोटली हल करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 बच गया, 60 बच गए, यानी प्लस के 1/60 आ गए, तो ये 1/v बराबर हो गया प्लस के 1/60, और v करेंगे तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाता है प्लस के 60, तो v का मान आ गया हमारे पास प्लस के 60। इसका मतलब है कि ये प्लस में बनेगा, जाके प्लस में मतलब है ये इस ध्रुव के इधर दाईं तरफ बनेगा, तो ये यहाँ पर बनेगा, तो ये 60 सेमी दूर बनेगा, और कैसा बनेगा, इधर बनेगा, तो ये आभासी और सीधा बनेगा, तो ये 60 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा। तो इसका मतलब एक उत्तर तो आ गया v बराबर प्लस का 60, और दूसरा इसका स्वरूप कैसा हो गया, ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, तो ये इसका उत्तर हो गया।
तो इस तरह से आप मान ज्ञात करके यहाँ पर पूरा इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अवतल की जगह उत्तल आ सकता है या उत्तल की जगह उत्तल आ सकता है, और ये मान चेंज हो सकते हैं। 2 मान आपको परीक्षा में दिए हुए होते हैं और तीसरा मान आपको ज्ञात करना होता है। एक चीज़ अब ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि एक सूत्र और होता है आर बराबर होता है 2f। ये सूत्र और ध्यान रखना। कभी कभार इसमें वक्रता त्रिज्या दे देते हैं, तो आपको वक्रता त्रिज्या की आधी करके स्मॉल f ज्ञात कर लेनी है। तो स्मॉल f उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आ सकता है। तो ये तो दर्पण सूत्र। अब अगले चलते हैं आवर्धनता के। एक टॉपिक है आवर्धनता या मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं अपन, स्मॉल m। बिंब की ऊंचाई ले लेंगे कि कितना ऊंचा, जैसे एक बिंब होता है यानी वस्तु की ऊंचाई, और फिर प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई कैसी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अर्थात ये एक सूत्र हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग देंगे, अर्थात स्मॉल a बराबर h डैश बटा h। तो ये सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का। तो किसी दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता, अगर कोई दर्पण है वो ज़्यादा से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है खुद, तो हम कह देते हैं कि इस दर्पण की आवर्धन क्षमता बहुत ज़्यादा है। और कोई दर्पण वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे उत्तल दर्पण बनाता है, छोटा ही बनाता है, तो उसकी आवर्धन क्षमता कम होती है। तो अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता है वो अधिक होती है, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता कम होती है। तो किसी दर्पण द्वारा किसी बिंब के यानी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे हम ऋणात्मक लेंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो ऋणात्मक लेंगे, और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेंगे, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो तो उल्टे बनते हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टे बनेंगे, तो मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियों को ले जाता है ऋणात्मक, और आभासी है वो सीधा बनता है और मुख्य अक्ष से ऊपर वाली दूरियों को अपन लेते हैं धनात्मक। तो आभासी प्रतिबिंब में तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वो धनात्मक आएगी, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई चूँकि उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, तो मुख्य अक्ष से जो नीचे आते हैं तब ऋणात्मक दूरी, तो इसको अपन ऋणात्मक ले लेंगे। लेकिन बिंब की ऊंचाई दोनों के लिए धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा जाता है और उसके ऊपर की दूरियों को अपन प्लस से मापते हैं। तो बिंब की ऊंचाई को हमेशा हम धनात्मक में लेंगे, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक ले लेंगे और आभासी के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक ले लेंगे। तो ये तो अपना दर्पण का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये अपवर्तन क्या होता है देखो, तो इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं अपन। तो एक चित्र का मतलब है कि हम एक पारदर्शी, अभी दर्पण कहीं पॉलिश नहीं करेंगे किधर भी, एक पारदर्शी हम कांच की पट्टिका ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक कांच की पट्टिका ले ली, इस तरह से ये कांच की पट्टिका है। तो इधर तो है वायु, इसके ऊपर जैसे हमने एक कांच की पट्टिका ले ली, जैसे मान लीजिए ये कांच की पट्टिका है, तो इसके ऊपर होती है हवा, ये कांच की पट्टिका हो गई इस तरह से, और इसके नीचे भी होती है हवा। तो ये वायु है, फिर ये कांच है, कांच का एक स्लेब ले लेते हैं अपन, स्लेब यानी एक आयताकार अपन टुकड़ा ले लेते हैं कांच का पारदर्शक, और इसके नीचे भी फिर क्या होता है, ये वायु है। तो जैसे ये हमने एक स्लेब ले लिया, इसके ऊपर वायु है, फिर ये कांच का है स्लेब, फिर इसके नीचे भी वायु है। तो अब अपवर्तन में क्या होता है देखो, ये एक प्रकाश की किरण आई, ये यहाँ पर आपतित होती है, वायु से चलकर आई और कांच पर आपतित होती है। तो इसका मूल मार्ग तो ये होना चाहिए, ये था, इसका मूल मार्ग जो था वो इस तरह से था। इसका मूल मार्ग अपन स्केल से इसको बिल्कुल सही तरीके से बना लेते हैं एग्ज़ाम में स्केल का प्रयोग करते हुए, ये था मूल मार्ग इसका। अब क्या होता है ये इसका मूल मार्ग था, लेकिन ये यहाँ से टकराने के पश्चात, इस जगह से टकराने के पश्चात ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। और विचलित होकर क्या करेगी कि ये, जैसे अभी हम एक थोड़ा सा इसके जो कांच की पट्टिका है उसके 90 डिग्री पर एक रेखा खींच लेते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। अब ये मूल मार्ग तो ये था,
अब ये जो प्रकाशीय किरण जा रही है ये क्या होती है, अपने मूल इस वायु से चलकर जब कांच की पट्टिका पर गिरती है तो कांच की पट्टिका और वायु को अलग करने वाले इस तल से टकराकर अपने मूल मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है और इस तरह से आ जाती है, मुड़कर इस तरह से ये गिर जाती है। तो ये मुड़कर इस तरह से आ गई, यानी मूल मार्ग तो इसका ये था, लेकिन ये मुड़कर इस तरह से कांच के पट्टिका के अंदर चल जाती है। अब ये वापस कांच के पट्टिका से नीचे बाहर वायु के अंदर निकलेगी, तब इसका मूल मार्ग ये है, जैसे इसका मूल मार्ग ये है और इसके अपन 90 डिग्री पर इसके 90 डिग्री पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ये इसका अभिलंब है। तो होता क्या है कि ये फिर जैसे ही वायु में प्रवेश करती है फिर से एक बार फिर से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से टकराकर ये अपने मूल मार्ग से इस तरह से विचलित हो जाती है और इस तरह से निकल जाती है फिर ये। तो हम देख रहे हैं कि बार बार ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराई तो भी अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई, यहाँ इस तरह से जानी चाहिए थी फिर भी यहाँ से टकराकर मूल मार्ग से विचलित हो गई। तो ये जो पारदर्शी कांच की पट्टिका है इसके कारण से ये प्रकाश का वेग है वो बदल रहा है और इस प्रकाश का जो पथ है, मार्ग है, वो बार बार मुड़ रहा है या बदल रहा है। इस घटना को अपन अपवर्तन कहेंगे। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम कौन सा हो गया, जैसे माध्यम फर्स्ट ये है वायु और दूसरा माध्यम अपन कांच ले लेते हैं। तो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर, तो एक माध्यम एक है दूसरा माध्यम कांच है, तो एक माध्यम चलकर दूसरे माध्यम में यहाँ ये टकराई, यहाँ पर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है ये पृथक करने वाला पृष्ठ है, पृथक करने वाला पृष्ठ, यानी दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ है। तो दोनों माध्यम के पृथक करने वाले पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की ये घटना अपवर्तन कहलाता है। तो होगा क्या कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी कांच की पट्टिका पर या किसी दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो यहाँ से ये इस तरह से जानी चाहिए थी तो अभी इस तरह से मुड़कर आ गई, अभी इस तरह से सीधी जानी चाहिए तो ये इस तरह से मुड़कर फिर इस तरह से हो गई। तो ये यहाँ पर 2 से 1 में जा रही है, कांच से वापस हवा में जा रही है, तो भी यहाँ पर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल आ गया। तो इस तरह से ये जो घटना है कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है, ये घटना अपवर्तन कहलाता है। अभी इस अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन के दौरान उसके वेग में परिवर्तन। तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होता है, देखो वायु है एक सरल माध्यम है, एक विरल माध्यम है, और कांच एक ठोस माध्यम है, एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। अब वेग कम होने से ये जो अभिलंब होता है उसकी तरफ मुड़ जाता है, देखो अभिलंब की तरफ मुड़ गया है। और इसी तरह से जब ये प्रकाश कांच की पट्टिका से वापस हवा में जाता है, हवा में प्रवेश करता है, तो इसका वेग बढ़ जाता है और ये अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट गया। देखो ये तो एक बार तो अभिलंब में पास है सघन माध्यम में, दूसरे माध्यम में अभिलंब से दूर हट गया। तो ये जो किरण आ रही है ये किरण तो होती है आपतित किरण। ये किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। ये कहलाता है अभिलंब। और ये जो किरण है ये किरण कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये फिर से ये अपवर्तित किरण हो गई और ये जो हमारे हैं वो माध्यम हो गए इस तरह से। तो इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि सरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश आता है तो उसका वेग कम हो जाता है, फिर सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। तो इससे वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और मूल मार्ग से विचलन होना ही क्या कहलाता है, ये अपवर्तन कहलाता है, रेफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसके बहुत ही दैनिक जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके उपयोग है, तो वो धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए कि होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम का मतलब है निर्वात को या हवा को या वायु को अपन विरल माध्यम कहेंगे। तो
इस विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी इसके सापेक्ष सघन माध्यम कौन है? पानी सघन है, ग्लिसरीन है, कांच है, हीरा है, केरोसिन तेल है, तारपीन का तेल है। ये सभी ये क्या होते हैं? सघन माध्यम होते हैं, जो कि निर्वात और वायु की अपेक्षा ज़्यादा सघन है। तो जब विरल माध्यम यानी हवा से या निर्वात से प्रकाश से किरण सघन माध्यम यानी पानी, ग्लिसरीन, कांच या हीरे में या केरोसिन के तेल में या अन्य कोई तेल में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। कम होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश का वेग कम हुआ इसलिए वो विलंब की तरफ झुक गई, अर्थात वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई। लेकिन जब प्रकाश से सघन माध्यम से वापस देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, अर्थात जैसे वो कांच से कहाँ गया वापस प्रकाश? वायु में जा रहा था। देखो हमने चित्र में देखा, तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? प्रकाश का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है और वो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये स्थिति आती है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, जैसे ये इतना आयताकार स्लेब है, ये अभिलंब है, कोई प्रकाश की किरण बिल्कुल इस अभिलंब के ऊपर गिर रही है, इसके अनुदिश आ रही है, इसके अनुदिश इसके बिल्कुल इसके ऊपर गिर रही है, तो वो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो वो बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही गमन कर जाती है। तो ये सारे अपवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपवर्तन क्यों होता है, तो वो प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग में परिवर्तन होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है और उसी के कारण से वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। एक यहाँ पर ध्यान रखना है आपको एक बात कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है केवल अपवर्तन में, प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है प्रति सेकंड जो उसके कण आ रहे हैं, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखना है। केवल प्रकाश का वेग बदलता है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देख लेते हैं अपवर्तन के नियम है। तो अपवर्तन के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का प्रथम नियम या पहला नियम कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? प्रथम नियम या पहला नियम हम कहते हैं। ये यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये तो परावर्तन का नियम जैसा ही है कि वहाँ पर अपवर्तित किरण की जगह परावर्तित किरण थी तो वो भी तीनों एक ही तल में थे, तो यहाँ पर भी तीनों एक ही तल में होते हैं, तो इसको अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरे देखिए, अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। कहने का मतलब है कि ये जैसे कांच की पट्टियाँ थी, इस पर प्रकाश की किरण गिर रही थी और ये अपने मूल मार्ग से विचलित होकर, जैसे ये विलंब था और मूल मार्ग से विचलित होकर इस तरह से आ गई, जबकि मूल मार्ग इसका ये था, अभी विचलित होकर इस तरह से आ गई। तो ये जो कोण है इसको तो बोलेंगे ये कोण आई, और ये जो विलंब के साथ कोण बना रही है ये कोण आर, तो ये तो होगा आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या होगी, और ये होगा अपवर्तन कोण। ये कौन सा होगा? अपवर्तन कोण आर होगा। तो ये दोनों का अनुपात है वो स्थिर होता है। तो अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, तो इसको तो अपन कहेंगे साइन आई और इसको कह देंगे साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर इसका अनुपात लेंगे तो वो नियतांक आता है। तो साइन आई बटा साइन आर अर्थात आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी आर साइन आई और साइन आर का अनुपात यानी हमेशा इस तरह का नियतांक रहता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल ने दिया था तो ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। देखो इसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ये माध्यम ऊपर वाला पहला वायु होता है, दूसरा कांच की पट्टिका होता है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष कितना अपवर्तन हुआ तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको अपन लिखते हैं μ/1।
तो μ21 का मतलब हो गया है माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये होता है μ21 का बराबर sin i बटा sin r। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने दर्पण सूत्र पढ़ा है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया अपवर्तन, और अपवर्तन के बारे में अपने पढ़ा है। तो अपवर्तन ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे ये कांच की पट्टिका है, इस कांच की पट्टिका पर जैसे प्रकाश की किरण गिरती है वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, ये विलंब बना देते हैं। और ये जैसे ही ये सरल माध्यम है, इसको अपन विरल माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। और ये कांच की पट्टिका किसका माध्यम का उदाहरण है? सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इसका वेग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वेग क्या हो जाता है? प्रकाश का वेग वो कम हो जाता है। प्रकाश का वेग कम हो जाएगा तो देखो ये विलंब के पास आ जाएगी। तो ये विलंब के पास यानी विलंब की ओर झुक जाएगी, ये प्रकाश की किरण इस तरह से झुक जाती है। अब जैसे ही ये वापस नीचे की तरफ जाएगा यानी वायु में जाएगा, ये कांच की पट्टिका से निकल कर प्रकाश वायु की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो ये पहले तो इसके अंदर चलेगा फिर वापस नीचे से निकलेगा। तो इस तरह से जो होगा तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी उल्टी होने वाली है कि यहाँ पर क्या होता है कि अब ये प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका वेग बढ़ जाएगा। यहाँ पर प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। और यह विलंब से इस तरह से, इसका मूल मार्ग तो ये था, अब यह विलंब से दूर हट जाती है और इस तरह से निकल जाती है। तो ये बार बार जो इसका मूल मार्ग से विचलन हो रहा है, और विचलन का काम है का कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगी ये घटना? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपवर्तनांक पढ़ेंगे और जो हमारे अपवर्तन के उदाहरण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हुए किताब में, उसकी पूरी तरह से अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।